रुतबा मेरा तेरे संविधान से मिला है। अरे रुतबा मेरा तेरे संविधान से मिला है, मुझे मेरा सम्मान भी ये तेरे संविधान से मिला है। और जो मिला होगा वो मुकद्दर से मिला हो, और जो मिला है वो मुकद्दर से मिला हो, मुझे तो मेरा मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं दुर्गा सिंह कुमावत आज आप सभी लोगों के लिए लाया हूं इस चैनल के माध्यम से राजनीतिक विज्ञान। दोस्तों, हम सबको बड़े आसान शब्दों में और बिल्कुल सरल माध्यम में समझना है कि ये सब्जेक्ट क्या है, जो बहुत ही तकनीकी और समझे तो बहुत साधारण सब्जेक्ट है, जिसको मैं मेरे शब्दों के माध्यम से आप सभी को समझाना चाहूंगा कि विज्ञान की जिस शैली में राजनीतिक कोटियों का अध्ययन होता हो उसे हम कहते हैं राजनीतिक विज्ञान। यानी कि ऐसा कोई विज्ञान जिसमें राजनीतिक तथ्यों, प्रमाणों और राजनीतिक विषयों का वैज्ञानिक अध्ययन होता हो, दोस्तों उसी को हम कहते हैं राजनीतिक विज्ञान। मैं इस विज्ञान शब्द के लिए शब्द काम ले रहा हूं जिसमें तथ्य हो, नियम हो और प्रमाण हो। तो दोस्तों, हम सभी समझने का प्रयास करेंगे कि विज्ञान उसे कहेंगे जो तथ्यों, नियमों और बिल्कुल प्रमाणों के आधार पर किसी सब्जेक्ट का वैज्ञानिक अध्ययन करता हो। तो अब बात आती है कि आखिर संविधान क्या है। दोस्तों, हम जानते हैं कि एक साधारण से परिवार को चलाने के लिए भी एक परिवार के मुखिया को बड़े बड़े नियमों को घर में लागू करना पड़ता है ताकि उसका परिवार व्यवस्थित रूप से संचालित हो सके। तो अपने को भारत देश को चलाना है साहब, और भारत देश को चलाने के लिए आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि बिना तथ्यों, नियमों और प्रमाणों के बिना किसी भी देश की शासन व्यवस्था, जो इतने बड़े भौगोलिक प्रदेश में फैला हो, जिसकी इतनी विशाल जनसंख्या हो और जो बहुत समृद्धशाली और विशाल राष्ट्र हो, उसको बिना नियमों, बिना प्रमाणों और बिना तथ्यों से नहीं चलाया जा सकता। तो मेरे कहने का मतलब यह निकला कि संविधान को उसे कहेंगे कि किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित, संगठित और नियमित रूप से चलाने के लिए लिखित या अलिखित नियमों और कानूनों का संग्रह संविधान कहलाता है। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप इसे और आसान भाषा में समझने के लिए मेरे साथ साथ संविधान की इस परिभाषा को लिखें। मैंने जैसे कहा है कि हम संविधान किसे कहेंगे, एक परिवार और घर को चलाने के लिए नियम और कानून की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भारत देश को चलाने के लिए नियमों और कानूनों की आवश्यकता है। संविधान क्या होगा कि संविधान क्या है? तो जैसे मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि किसी देश को चलाने के लिए बड़े नियमों और सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, तो उन्हीं नियमों और कानूनों के किसी विशाल संग्रह को राजनीतिक भाषा में संविधान कहते हैं। तो हम इस परिभाषा को लिखेंगे, किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित, संगठित और नियमित करने के लिए लिखित या अलिखित नियमों एवं कानूनों के समूह को संविधान कहते हैं।
बिल्कुल दोस्तों, शांत माइंड से अपने को समझना है कि आखिर संविधान क्या है, जिसके बिना किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था अधूरी है। यानी कि किसी भी देश को व्यवस्थित और सही ढंग से वहां की राजनीतिक व्यवस्था चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हमने समझा है कि संविधान किसे कहेंगे कि किसी देश की शासन व्यवस्था को संगठित और नियमित करने के लिए लिखित या अलिखित नियमों एवं कानूनों के समूह को संविधान कहते हैं। इसमें दो तीन शब्द जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए, संगठित करने के लिए और नियमित करने के लिए हमें आवश्यकता है कानूनों और नियमों की। यानी कि नियम और कानूनों के किसी समूह को हम राजनीतिक भाषा में कहते हैं दोस्तों संविधान। हमने जाना कि आखिर संविधान क्या है। दोस्तों, ये जो संविधान के बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, ये संविधान भारतीयों के पास शुरू से ही मौजूद नहीं था। दोस्तों, आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत के ऊपर दर्दनाक जो मंडराए हुए बादल हैं वो शुरू से ही बने ही रहे। हम संविधान को जानने के बाद जानने का प्रयास करेंगे कि इसकी आवश्यकता भारत को क्यों पड़ी। यानी कि इसके लिए हमें जाना पड़ेगा ऐतिहासिक तथ्यों के ऊपर। यानी कि इतिहास में बताएगा कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो दोस्तों, मैं 2 मिनट आपको इतिहास के कुछ तथ्यों पर ले जाना चाहूंगा, जिससे हम यह समझ पाएंगे कि संविधान की आवश्यकता अपने को क्यों पड़ी। तो मैं ये सन लिख रहा हूं ब्लैक बोर्ड पे 1757 ईस्वी। दोस्तों, इस सन से पहले भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था थी बिल्कुल वंशानुक्रम राज्य आधारित व्यवस्था थी। यानी कि भारत में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था संचालित थी, जिसमें राजा के बाद वंशक्रम के आधार पर उसका बड़ा बेटा शासन व्यवस्था में राजपदभार ग्रहण कर लेता था। जैसे ही 1757 का सन आया और इसी सन में विदेशी कंपनियां, जिसे हम पढ़ते हैं फ्रेंच, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, अंग्रेजी कंपनियां भारत में व्यापारिक उद्देश्यों के साथ भारत आई और भारतीय शासकों से व्यापार करने की अनुमति मांगी। अनुमति मिलने के बाद अपने व्यापारिक उद्देश्य के साथ साथ इन्होंने भारत की राजनीतिक और सामाजिक अर्थव्यवस्था में भी हस्तक्षेप करना चालू कर दिया। इस सन में विश्व प्रसिद्ध प्लासी का युद्ध होता है और एक और युद्ध 1764 में बक्सर का हो जाता है। इसके बाद से ही भारत में औपनिवेशिक सत्ता प्रारंभ होने लगती है। इसके बाद अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और इस कंपनी के माध्यम से भारत विदेशों से व्यापार करती है, यहां से खरीदती है और विदेशों में बेच देती है। यानी कि हमने समझा कि 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और इन 2 बड़े युद्धों के बाद भारत की राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर विदेशी सत्ता का अधिकार हो गया। अंततः 1857 में भारतीयों का आक्रोश फूट गया। दोस्तों, जुल्म करने वाले या अधिकार जताने वाले जब बहुत ज्यादा प्रताड़ित करने लगते हैं तो एक न एक दिन सामान्य लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है और 1857 ईस्वी में भारतीयों के सामने ऐसी स्थिति आई जब भारतीयों के मन में आई कि हमें समूह के साथ संघर्ष करना है और इस अंग्रेजों की गुलामी दास्ता से भारत को स्वतंत्र करवाना है। एक छोटा सा प्रयास संपूर्ण भारत उसमें किया गया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से भारत इस सन में अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सका तथा औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकने में भारत 1857 में असफल रहा। इसके बाद भी शुरुआत यहां से होती कि हमें आजाद होना है और 1947 तक यह क्रम चलता रहा जब तक भारत आजाद न हुआ। इसमें 1857 से 1947 तक भारतीयों ने बड़े बड़े राष्ट्रीय आंदोलन लड़े, पूर्ण जोर से अंग्रेजों का विरोध किया, धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किए और अंततः 1947 में भारत को क्या मिली? आजादी। इसके बाद यहां बीच में एक राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था,
जो देश की आजादी के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। अर्थात राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से ही अंग्रेजों को जताया है कि भारत को क्या चाहिए, संप्रभुता चाहिए, अर्थात स्वतंत्रता चाहिए। दोस्तों, इस राष्ट्रीय आंदोलन के चलते क्रम में अंग्रेजों ने 28 दिसंबर 1885 में एक राष्ट्रीय दल कांग्रेस की स्थापना की। इस कांग्रेस की स्थापना का पीछे उद्देश्य ये रहा अंग्रेजों का कि भारतीयों का गुस्सा आएगा और वो ब्रिटिश राज में आकर सीधा भारतीयों का गुस्सा इस कांग्रेस के ऊपर आकर रुक जाएगा। इसको राजनीतिक भाषा में एक प्रेशर कुकर की संज्ञा दी गई। जिस प्रकार ज्यादा ऊर्जा मिलने के बाद प्रेशर कुकर की सीटी के माध्यम से हवा बाहर निकल जाती है, उसी प्रकार जनता के मन में भी आक्रोश की ऊर्जा भरी हुई थी और अंग्रेजों ने बड़ी तकनीकी माध्यम से एक नीति बनाई कि इस कांग्रेस की स्थापना कर दी जाए ताकि जो भारतीयों का गुस्सा है वो कांग्रेस झेल ले और ब्रिटिश राज पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव न पड़े। दोस्तों, आश्चर्यजनक बात यह है कि ये जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसी कांग्रेस के नेतृत्व में आजादी के लिए आंदोलन होना प्रारंभ कर दिया, अर्थात भारतीयों के लिए स्वतंत्रता की मांग इसी कांग्रेस के द्वारा रखी जाने लगी। हमने समझा राष्ट्रीय आंदोलन देश की आजादी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण कदम था, बड़े संघर्ष हुए और देश को आजादी दिलाने में राष्ट्रीय जो आंदोलन है उसकी अहम भूमिका रही। इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन के चलते क्रम में सबसे पहले रोलेट एक्ट का विरोध हुआ, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ और दोस्तों महात्मा गांधी के नेतृत्व में इसी राष्ट्रीय आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ और इसी आंदोलन में गांधी जी ने कहा कि करो या मरो, यानी भारतीयों के समक्ष एक अंतिम चेतावनी थी कि लास्ट मौका है, हम सबको एक साथ मिलकर अंग्रेजों का विरोध करना चाहिए। और अंततः भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। दोस्तों, ये इतनी लंबी घटनाक्रम जो हमने देखी और समझी है, इस पूरे घटनाक्रम में हमने ये जाना है कि भारत के ऊपर औपनिवेशिक सत्ता के जो सूत्र है वो 1757 से शुरू हो गई और अंततः 1947 तक हमने पुरजोर संघर्ष किया और भारत को आजादी मिली। ये जो इतनी लंबी कहानी हमने सुनी, समझने के लिए इतना लंबा संघर्ष हुआ, तो अंग्रेजों के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राज के समक्ष ऐसी चेतावनी जाने लग गई कि भारतीयों को अब स्वतंत्रता चाहिए, भारतीय जागृत हो चुके हैं, भारतीय स्वतंत्रता की मांग करने लग गए हैं। इसी घटनाक्रम में अब ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राज द्वारा भारतीयों को स्वतंत्र करवाने और अंग्रेजों द्वारा भारत को छोड़ने के संबंध में अनेक विचार सामने आए। इसी क्रम में हम जानेंगे कि सबसे पहले हुआ क्या है। दोस्तों, इतने लंबे संघर्ष के बाद भारतीयों को एहसास हुआ कि भारत की शासन व्यवस्था संचालित करने के लिए भारत के पास अपने स्वयं का एक संविधान होना चाहिए। हमने बखूबी समझा है कि लंबे संघर्ष और मेहनत के बाद हजारों क्रांतिकारियों की मृत्यु और उनके बलिदान के बाद भारतीयों को एहसास हुआ कि भारतीयों के पास स्वयं का संविधान होना चाहिए। इसी घटनाक्रम में हम आगे देखते हैं कि आखिर वह कौन व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीयों के लिए संविधान की मांग ब्रिटिश राज के सामने की। दोस्तों, सबसे पहले 1822 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक में सर्वप्रथम भारतीयों के लिए संविधान की मांग की। इसके बाद अगले चलते चरणों में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा भारतीयों के लिए एक संविधान निर्माती सभा की मांग की गई। सबसे पहले हमने देखा 1822 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक में संविधान सभा की मांग की। उसके बाद 1922 में
महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीयों का राजनीतिक भविष्य स्वयं भारतीय ही तय करेंगे। महात्मा गांधी ने 1922 में कहा कि भारतीयों का राजनीतिक भविष्य स्वयं भारतीय ही तय करेंगे। दो व्यक्तियों के विचार हमने देखे। संविधान के क्रम में सबसे पहले 1822 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक में सर्वप्रथम भारतीयों के लिए संविधान सभा की मांग की और 1922 में महात्मा गांधी ने कहा भारतीयों का राजनीतिक भविष्य स्वयं भारतीय ही तय करेंगे। इसके आगे के चरणों में हम देखते हैं कि आगे इस प्रकार की मांगे ब्रिटिश राज के सामने संविधान के संदर्भ में कौन रखता है। 1924 में तेज बहादुर सप्रू द्वारा संविधान सभा की मांग की। और इसके आगे एक सबसे महत्वपूर्ण सन हमारे सामने आता है 1928 का। यहीं पर अंग्रेज अधिकारी बर्केनहेड द्वारा एक चुनौती भारतीय राजनीति को दी जाती है कि आप जब इतनी सारी मांग कर रहे हो तो क्यों ना आप एक ऐसी संविधान का प्रारूप तैयार करो जिससे आपके भारत में मौजूद जो दोनों वर्ग हैं, मुस्लिम और हिंदू, ये दोनों इसको क्या करें, स्वीकार करें। ये अच्छे से जानते हैं कि भारतवासी संप्रदाय धर्म के नाम पर कुछ भी कर जाने को तैयार है। इनको बेखूबी पता है कि धर्म के नाम पर हिंदू और मुस्लिम दोनों लीग एक साथ एक मंच पर बैठने वाले नहीं है। दोस्तों, बर्केनहेड ने बड़ी चुनौतीपूर्ण कहा मोतीलाल नेहरू के समक्ष कि आप एक ऐसा प्रस्ताव ही रख दो जिससे ये दोनों जो लीग है वो इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार करें। तो इस चुनौती को मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार कर लिया था। मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार किया और संविधान सभा के ऊपर कार्य करना चालू किया। इस मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट थी, इसी रिपोर्ट को हम इतिहास में नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन एक शानदार नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल जी नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई, लेकिन समस्या थी मुस्लिम लीग और इसके राष्ट्रवादी नेता मोहम्मद अली जिन्ना। हुआ कुछ ऐसा कि मुस्लिम लीग की सबसे पहली मांग थी कि इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले लोगों के लिए एक अलग से संविधान निर्माण सभा का गठन किया जाए और एक अलग से ही किसी देश का निर्माण किया जाए जिसको पूरी की पूरी कांग्रेस और पूरी हिंदू विचारधारा मानने वाली नहीं थी। इस नेहरू रिपोर्ट का विरोध सर्वप्रथम मुस्लिम लीग और इसके राष्ट्रवादी नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया और इसके विरोध में इस मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा 14 सूत्री मांग पत्र कांग्रेस के समक्ष रखा गया और इसमें प्रमुख मांग रखी गई कि मुस्लिम लीग के लिए अलग से देश का निर्माण हो और उस देश के लिए अलग से संविधान निर्माण सभा का गठन हो। अर्थात नेहरू रिपोर्ट का जो बड़ा सपना था कि इसके माध्यम से भारतीयों को नई राह मिलेगी, एक संविधान निर्माण सभा का निर्माण हो जाएगा, भारतीय संविधान निर्माण कार्य चालू हो जाएगा, जो अंततः असफल रही। उसका कारण हमने देखा है कि नेहरू रिपोर्ट को मुस्लिम लीग के राष्ट्रवादी नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वीकार नहीं किया और इसके विरोध में उन्होंने 14 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया, जिसके माध्यम से उन्होंने पाकिस्तान की मांग की और उनके लिए एक अलग से संविधान निर्माण सभा का गठन की मांग भी थी। दोस्तों, ये तो थे कुछ भारतीय विचारक जिन्होंने सर्वप्रथम ब्रिटिश राज के सामने एक संविधान निर्माण सभा के गठन की बात कही। इतने मांग के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने भी चुनौती आई कि भारतीय जब इतने जागरूक हो ही गए हैं तो क्यों ना कुछ प्रयास इनके लिए किए जाए। दोस्तों, इसके आगे अगले चरणों में हम देखते सन जो चल रहा है वो है अपना 1940 और
विश्व में इस समय द्वितीय विश्व युद्ध का बड़ा गहरा प्रभाव चल रहा था, जिसमें ब्रिटेन सीधे सीधे भाग ले रहा था। अब ब्रिटेन की यह हार्दिक इच्छा है कि ब्रिटेन जब भाग ले रहा है तो भारतीयों को भी अपने साथ मिला ले, अर्थात भारतीयों का सहयोग ब्रिटेन वासियों को मिले। तो इन्होंने एक अच्छी सी चालाकी रची कि जब भारतवासी इतने बड़े संविधान की मांग कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम उनको संविधान का झूठा लालसा ही देकर उनको अपने साथ द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करें और उनका सहयोग हमें भरपूर मात्रा में प्राप्त हो। तो इसी के क्रम में अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम अगस्त प्रस्ताव लाया गया और इस अगस्त प्रस्ताव जो 1940 में आया, इसको लाने वाले व्यक्ति थे लॉर्ड लीथो। बड़ी चालाकी से इन्होंने भारतीयों को कहा कि आपकी सभी मांगे मानी जाएगी और भारत के लिए संविधान निर्माण सभा का गठन भी किया जाएगा, लेकिन शर्त रखी कि जो द्वितीय विश्व चल रहा है उसमें भारत ब्रिटेन का साथ दे, ब्रिटेन का साथ दे। हम अच्छे से जानते हैं कि इतने लंबे संघर्ष के बाद भारतीय अब इतने भी बूढ़े नहीं है, यानी कि लगातार वो में हमसे झूठे वादे किए जा रहे हैं, लगातार भारतीयों के साथ धोखाधड़ी किया जा रहा है, उनको धोखे में रखा जा रहा है। तो लॉर्ड लीथो की इस चालाकी को जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आपका ये कथन दरवाजे में लगी जंग की कील के समान है। यानी कि इस अगस्त प्रस्ताव को नेहरू ने उद्देश्यहीन बताया, क्योंकि आसानी से ये समझ गए थे कि हमें केवल झूठी लालसा दी जा रही है। इस अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से भारत के लिए किसी प्रकार का संविधान निर्माण का कार्य नहीं होगा, क्योंकि ये जान चुके थे कि जो इस ब्रिटेन है वो केवल द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग चाहता है। इसलिए अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से वो ये जताना चाह रहे हैं कि भारत अपना साथ दे और भारत सीधे रूप से ब्रिटेन का सहयोग करे, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम उनके पक्ष में आ जाए। दोस्तों, इसके आगे अंग्रेजों का अगला प्रयास आया, वो था क्रिप्स मिशन, जो 1942 में आया। अगला दूसरा प्रयास अंग्रेजों का बना, वो था दोस्तों क्रिप्स मिशन। ये आया 1942 में और इसको लाने वाले थे स्टेफर्ड क्रिप्स। इसमें भी वही व्याख्या हुई, इन्होंने भी कहा कि भारत के लिए एक संविधान निर्माण सभा का गठन किया जाएगा, परंतु भारतीय ब्रिटेन का सहयोग द्वितीय विश्व युद्ध में दे। तो इस क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, अर्थात उत्तर तृतीय चेक की संज्ञा दी। ये एक ऐसा चेक बताया इसको महात्मा गांधी ने जिसकी तारीख भी निकल चुकी है, अर्थात यहां पर भी भारतीयों की इच्छा थी वो इच्छा ही रह गई, वो पूरी भी नहीं हो चुकी। हाँ, तो कैबिनेट मिशन ने निर्धारित किया कि भारत की जो संविधान सभा होगी उसमें 389 सदस्य कुल होंगे और इन 389 सदस्यों में से 292 सदस्य और इधर 93 सदस्य देसी रियासतों के होंगे, देसी रियासतों से। और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से होंगे। और 292 सदस्य ब्रिटिश ये जो सदस्य हैं ये सीधे
निर्वाचित हुए। फिर से जानने की कोशिश करेंगे। कैबिनेट मिशन ने जो भारत के संविधान निर्माण सभा के चुनाव हुआ उसमें कुल 389 सदस्यों का निर्धारण किया गया और इन सदस्यों का निर्धारण करते समय कैबिनेट मिशन ने कहा था कि प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य होगा। अब मेरा एक छोटा सा प्रश्न आप सभी लोगों के सामने रहेगा कि यदि प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित हो रहा था तो उस समय भारत की जनसंख्या क्या रही होगी। आप कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब जरूर लिखें, हम आगे समझने का प्रयास करते हैं। हमने देख लिया कैबिनेट मिशन ने संख्या निर्धारित की थी। इसमें से 93 सदस्य देशी रियासतों से थे, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे। ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र 4 थे, अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और ये जो 4 सदस्य थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे और भारत में उस समय 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। उसमें से अजमेर मेरवाड़ा था, दिल्ली था, कुर्ग था और बलूचिस्तान था। ये 4 सदस्य इन 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से चुने गए थे। दोस्तों इसके बाद जो कैबिनेट मिशन था इन्होंने संविधान सभा के लिए जो संख्या निर्धारित कर दी और इनके लिए उन्होंने चुनाव भी करवा दिया। तो अब हमें देखना है कि इस चुनाव का रिजल्ट क्या रहा। तो 292 प्लस 4 सदस्यों का जो चुनाव हुआ था इसमें से 207 सीटें कांग्रेस को मिल गई और मात्र 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली थी। मुस्लिम लीग की यह स्थिति देखते हुए 16 अगस्त सन 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बनाया। इसके आगे आप लोगों के सामने अच्छा सा सवाल हो सकता है कि सर 389 सदस्यों का निर्धारण कैबिनेट मिशन ने किया था और मैंने यहाँ पर 292 प्लस 4 सदस्य यानी कि 296 सदस्य ही लिखे। बाकी के जो सदस्य हैं जो इनमें शामिल नहीं है वो मनोनीत किए गए थे जिनका किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं था। ये इन सदस्यों का चुनाव हुआ, इनमें से 207 सीटें कांग्रेस को मिल गई और 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिल गई। कांग्रेस की इस चुनाव में भारी भरकम विजय हुई और मुस्लिम लीग की हार को देखते हुए मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को बनाया। हम समझते हैं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस आखिर क्या था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का मतलब सीधा निकला कि कांग्रेस ने यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे करवाए। सांप्रदायिक दंगे करवाए। यहां तक पहुंचने के बाद आगे क्रम में संविधान का निर्माण प्रारंभ होगा जो बहुत ही रोचक और संवेदनशील तरीके से हम जानने का प्रयास करेंगे। हमने जानने का प्रयास किया है कि संविधान क्या है, राजनीति क्या है और भारतवासियों को संविधान की जरूरत क्यों पड़ी और आखिरकार ऐसी कौन सी घटनाक्रम संविधान में गठित थी। इसलिए भारतीयों ने बड़े संघर्ष और बलिदान के साथ भारतीय संविधान के निर्माण की बात की। दोस्तों मैं 2-4 बिंदुओं पर और चर्चा करना चाहूंगा कि जो हमें बताएंगे कि आखिरकार संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। भारतीयों के पास नहीं किसी प्रकार की संप्रभुता थी, नहीं किसी पास स्वतंत्रता थी, नहीं कोई समानता थी, यानी कि ऐसा कोई भी राजनीतिक कोटियां स्वयं भारतीयों के द्वारा रचित नहीं थी। उन्हें गुलामी की पेटों ने जेल रखा था। इसलिए अंततः संविधान के ऊपर आए, संविधान के निर्माण की बात की, संविधान की मांग की, जो हमने बखूबी समझने का प्रयास किया है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। और हमारे सामने एक दिन वो आया कि भारतीयों ने कैबिनेट मिशन के माध्यम से संविधान सभा का गठन कर लिया और इस संविधान सभा के द्वारा ही अब ये जो सदस्य हैं इन सदस्यों द्वारा संविधान निर्माण का कार्य किया जाएगा, जिसको हम जानेंगे अगली कक्षा में। आप लोग अच्छे से पढ़ें और बताएं कि आपको कक्षा कैसी लगी, ताकि आपकी फीडबैक के माध्यम से मैं और नई ऊर्जा के साथ आपके सामने लेकर आऊं संविधान की निर्माण प्रक्रिया।